इंडिया और इंग्लैंड के बीच स्टार्ट हो रही वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मुकाबला जो कि एजबेस्टन बर्मिंघम के मैदान पर 14 जुलाई को शाम को 3:30 बजे से भारत के समय के हिसाब से, लेकिन यहाँ की लोकल टाइम के हिसाब से सुबह 11 बजे जब स्टार्ट होगा तो उस टाइम पर आसमान पर हल्के फुल्के बादल बने रहेंगे। और वैसे भी जब सुबह के मैचेस होते हैं तो हवा में नमी होती भी है, और वो जो हवा में नमी होती है उसकी वजह से सुबह के अगर मैचेस होते हैं तो पिच के ऊपर भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर का कंटेंट वो अवेलेबल होता है, तो गेंद शुरू में स्विंग तो यहाँ पर करती ही करती है। लेकिन इसी में एक फैक्टर आता है कि जितने भी इंग्लैंड के अंदर यहाँ पर मैदान हैं उन सभी मैदानों पर लगभग अभी रिसेंट टाइम में इंग्लिश टी20 ब्लास्ट के मेंस और वुमेन्स दोनों तरीके के मैचेस कई सारे खेले गए। वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप खेला गया, उसके भी कई सारे मुकाबले लगभग हर मैदान पर खेले गए। उसकी वजह से जो पिचेस हैं वो काफ़ी हद तक यूज्ड हो चुकी हैं लगभग हर एक मैदान की, जिसमें ये बर्मिंघम का मैदान भी शामिल है। और जब बात आती है मैदानों की जिसमें मैचेस यहाँ पर खेले गए हैं तो उसकी संख्या 15 से 20 तक गई है हर एक मैदान पर पिछले 2 महीने के अंदर। और उसकी वजह से हुआ क्या है कि ये जो पिचेस जो इंग्लैंड के अंदर होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्विंग प्रोवाइड करवाती है शुरुआत में, वो चीज़ें काफ़ी कम हो चुकी है। और मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे गेंद पुरानी होती है वो चीज़ टी20 फॉर्मेट में ही हमने देख लिया है कि गेंद बल्ले पर फंस करके आती है थोड़ी सी पुरानी होने के बाद। और ये तो 50 ओवर का फॉर्मेट है, तो इसमें निश्चित तौर पर थोड़ी बहुत मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ अगर धूप अच्छी खासी पिच के ऊपर पड़ जाती है तब तो आपको वहां पर रिवर्स स्विंग भी होते दिखाई पड़ेगी, जिसका फैक्टर यहाँ पर मुझे लगता है कि बादलों के होने की वजह से मैदान के ऊपर खत्म तो हो जाएगा, लेकिन गेंद बल्ले पर फंस करके आएगी ये काफ़ी हद तक तय है बात। और उसी वजह से तेज गेंदबाज जो अच्छी खासी पेस के साथ बॉलिंग करते हैं और उसके बाद जब चेंज ऑफ पेस करते हैं तो उसका फायदा उनको काफ़ी मिलने वाला है। और यहाँ पर जो पिछले 5 ओडीआई मैचेस खेले गए हैं इसी मैदान पर एवरेज स्कोर जहाँ पर रहा है पहली इनिंग का 321 रन का, और ऑन एन एवरेज जहाँ पर 9 विकेटें गिरी हैं, जो कि ये दिखाता है कि बैटिंग करने के लिए तो वैसे ये पिच बहुत ही शानदार होती है, लेकिन बॉलर्स के लिए भी यहाँ पर विकेट निकालने के पूरे मौके होते हैं। और जब बात आती है केवल पावर प्ले की, चूंकि बहुत सारे लोग अभी रिसेंट टाइम में कहते हैं कमेंट बॉक्स में आकर के कि भाई पावर प्ले के भी बारे में बताओ, तो वो अगर आप यहां पर देखें जहां पर इतने बड़े बड़े स्कोर बनते हैं पहली इनिंग के अंदर, वहां पर पावर प्ले में चाहे पहली इनिंग का पावर प्ले देख लें चाहे सेकंड इनिंग का पावर प्ले देख लें, और जबकि ये 50 ओवर का फॉर्मेट है तो 10 ओवर का पावर प्ले होता है शुरुआती नई गेंद से जो गेंदबाजी होती है। तो पहली इनिंग का जो पावर प्ले रहा है पिछले 5 वनडे मैचेस में वहां पर ऑन एन एवरेज बने हैं 54 रन और केवल एक ही विकेट ऑन एन एवरेज गिरा है। और वहीं पर सेकंड इनिंग का जो पावर प्ले चला है वहां पर 52 रन बने हैं और ऑन एन एवरेज केवल एक ही विकेट गिरा है, जो ये कम से कम क्लियर कर देता है कि बहुत ज्यादा मदद यहां पर शुरुआत में तेज गेंदबाजों के लिए होती नहीं, लेकिन जो ये मैदान पर बादल की संभावना बनी हुई है वो काफी हद तक थोड़ी बहुत मदद जो हवा में स्विंग होती है उसकी बेसिस पर प्रोवाइड वहां पर तेज गेंदबाजों को कराएगी ही। लेकिन अभी तक इन जो 5 मुकाबलों के बारे में मैंने बात करी उसमें 3 मैचेस पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीती हैं, 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें जीती हैं, और ये चीज दिन के मैचेस में काफी हद तक होता भी है। और आज का भी मैच दिन का ही होगा इंग्लैंड के टाइमिंग के हिसाब से, ये चीज आपको मैंने बता भी दिया। और इन 5 मैचेस में जहां पर टोटल 60 विकेटें पिछले 5 मैच में तेज गेंदबाजों को मिली हैं, उसमें 35 विकेटें पहली इनिंग में, 25 विकेटें सेकंड इनिंग में मिली हैं, और 15 विकेटें जो स्पिनर्स को मिली उसमें से 6 विकेटें पहली इनिंग में, 9 विकेटें सेकंड इनिंग में। ये बातें भी काफी हद तक क्लियर कर देती है कि तेज गेंदबाजों के लिए ही ज्यादातर मौके यहां पर बनते हैं, स्पिनर्स उतना गेम में यहां पर आते हैं नहीं। लेकिन जो चीज अभी आपको मैंने कुछ देर पहले कहा कि बहुत सारे टी20 मुकाबले, कम से कम 15-20 टी20 मुकाबले पिछले 2 महीने पर इंग्लैंड के सभी मैदानों पर खेले गए हैं, तो उसका इफेक्ट ये आ रहा है कि अब स्पिनर्स को भी ग्रिप यहां पर मिल रही है गेंद की पुरानी होने के बाद। तो निश्चित तौर पर दोनों टीमों की तरफ से कौन से बेस्ट स्पिनर्स होंगे, कौन से तेज गेंदबाज बेस्ट होंगे जो चेंज ऑफ पेस बहुत अच्छी करते हैं और उसकी वजह से उनको विकेटें भी मिलती हैं, जो अभी हमने टी20 सीरीज में भी देखा, उसके बारे में आगे डिस्कस पूरा डिटेल में करेंगे। और बैटर्स भी कौन से बेस्ट रहेंगे आपकी टीम में आने के लिए वो भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल तो आपको जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है, क्योंकि टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ही अभी तो फिलहाल मैंने आपको फोरकास्ट बताया वेदर का कि कैसा रहेगा, पिच कैसी हो सकती है, लेकिन टॉस के बाद जब हम वेदर देख लेंगे, पिच को भी देख लेंगे, तो पूरा क्लियर आपको इन्फॉर्मेशन जो पिच के बारे में होगी वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर टॉस के बाद दूंगा। और यहीं दोनों जगहों पर आपको मैं अपनी फाइनल टीम भी आज के इस मैच की दूंगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, लिंक आपको दोनों जगहों पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप का मिल जाएगा, क्लिक करके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल देखिए आपके सामने है इंडिया की टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर, जिसमें कई सारे बड़े नाम शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और शिवम दुबे या तो ईशान किशन, दोनों में से कोई एक आपको प्लेइंग 11 में खेलता दिखाई पड़ेगा। शिवम दुबे इस वजह से कि थोड़े बहुत वो ओवर्स करके दे सकते हैं, हालांकि रिसेंट टाइम में बहुत ही बुरे फॉर्म से गुजर रहे हैं। और बाकी अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, और मुझे लगता है कि गुरनूर ब्रार को मौका मिलेगा जसप्रीत बुमराह के साथ बॉलिंग करने का। हालांकि अगर आप बेंच पर जाकर के देखें तो एक बड़ा अपडेट है फिलहाल, जब मैं ये वीडियो बनाना शुरू
शुरू किया मैंने, तभी वो अपडेट आया कि हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती दोनों टीम से बाहर हो चुके हैं अपनी अपनी चोटों की वजह से, और इन दोनों की जगह पर दो बड़े दूसरे नाम शामिल किए गए हैं। एक है प्रिंस यादव जो तेज गेंदबाज हैं, और दूसरे हैं रवि बिश्नोई जो लेग स्पिन बॉलर हैं, और उनके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा सुंदर और ईशान किशन भी यहाँ पर बेंच पर शामिल है। और जैसा मैंने आपको बताया कि शिवम दुबे के यहाँ पर आपको ईशान किशन भी खेलते दिखाई पड़ सकते हैं, और इवन गुरनूर बरार के यहाँ पर आपको प्रसिद्ध कृष्णा या प्रिंस यादव में से भी कोई एक खेलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो वो तो निश्चित तौर पर उनको टॉस की बात पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल जो स्क्वाड के अंदर प्लेयर्स हैं उनका वनडे करियर कैसा रहा है, जिसमें से गुरनूर बरार को अभी डेब्यू करना बाकी है, लेकिन वनडे डोमेस्टिक मैचेस में 12 मैचेस खेल करके 19 विकेट ये ले चुके हैं। वो डेटा अब सारा का सारा हर एक प्लेयर का यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो को रोक करके। फिलहाल मैं आगे बढ़ूंगा और बात करूंगा रीसेंट फॉर्म की, और रीसेंट फॉर्म आप सभी को पता है कि अभी जो इंडियन टीम थी, जो भी T20 वाले प्लेयर्स हैं वो आयरलैंड के दौरे पर गए, उसके बाद इंग्लैंड के दौरे पर आए, और इंग्लैंड के दौरे पर तो पांचों मैच में पूरी की पूरी बैटिंग करने का मौका मिला इंडियन टीम को, चूंकि एक मैच बारिश में धुल भी गया था और वहां पर बैटिंग पूरी हुई थी। लेकिन उसके अलावा अगर आप बात करें ना, तो बैटिंग फॉर्म बुरी तरह से यहाँ पर बल्लेबाज संघर्ष करते दिखाई पड़े हैं। लेकिन उनके अलावा जो खिलाड़ी जैसे शुभमन गिल ने अभी अफगानिस्तान के खिलाफ एक जो वनडे सीरीज हुई थी उसमें आखिरी मैच में 154 रन की पारी खेली। रोहित शर्मा भी जब आखिरी मैचेस खेल करके गए थे तो ठीक ठाक फॉर्म में थे। बाकी विराट कोहली का भी अभी आईपीएल जो खत्म हुआ काफी शानदार गया, और उसके बाद श्रेयस अय्यर के नंबर्स अगर आप देखें तो अभी T20 सीरीज में काफी ठीक ठाक खेलते दिखाई पड़े। और उसके अलावा केएल राहुल वनडे फॉर्मेट के तो वैसे भी काफी बड़े प्लेयर हैं, लेकिन ये भी रिसेंट टाइम में अगर हम बात करें तो आईपीएल ही खेले हैं और उसमें इन्होंने काफी ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस दी रखी थी। यानी कि कहने वाली बात यह है कि जो T20 वाले प्लेयर है, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, चाहे वो इवन शिवम दुबे, अक्षर पटेल के नंबर्स तो आप देख ही पा रहे होंगे, उनके बारे में तो काफी हद तक सभी लोग जानते हैं। लेकिन बाकी जो प्लेयर्स हैं वो काफी लंबे समय बाद, जिसमें शुभमन गिल को अगर आप छोड़ दें तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये सारे प्लेयर लंबे समय बाद कोई क्रिकेट मैच यहां पर खेलते दिखाई पड़ेंगे। और दुबे का, अक्षर पटेल का तो सभी को पता है कितनी बुरी तरह से इनकी पिटाई हुई है अभी एज ए बॉलर इंग्लैंड वाली सीरीज में जो T20 फॉर्मेट का हुआ, और बैटिंग से भी दोनों कुछ खास कमाल कर नहीं पाए। कुलदीप यादव भी रिसेंट टाइम में विकेट निकालने के लाले इनको पड़े हुए हैं। लास्ट के 5 मैचेस अगर आप देखें तो उसमें केवल एक ऐसा मैच गया जहां पर 3 विकेट इनको मिला है। और अर्शदीप भी जो आखिरी 3 T20 मैचेस इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेले, पहला दूसरा ओवर तो काफी शानदार कर रहे थे और उसके बाद जम के इनकी भी पिटाई हुई और विकेट एक भी निकालने में कामयाब हुए नहीं। गुरनूर बरार ने जब इंडिया के लिए T20 डेब्यू किया तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी थी, आपको पता ही होगा। लेकिन उसके बाद ओवरऑल अगर हम बात करें, जो इनका फॉर्म रहा है डोमेस्टिक सीजन में भी वो काफ़ी बढ़िया रहा है, और उसी वजह से इनको टीम में सेलेक्ट भी किया गया है काफ़ी हद तक। और बाकी इंडिया ए की टीम के साथ भी ये ट्रैवल कर रहे हैं रिसेंट टाइम में, और वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते दिखाई पड़े थे। जसप्रीत बुमराह के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं, सभी को पता होगा इनका आईपीएल विकेट निकालने के मामले में बहुत ही बुरा गया था। और उसके बाद है ईशान किशन, जिन्होंने आखिरी T20 मैच में 56 की पारी खेली और बैटिंग फॉर्म में आते दिखाई पड़े। और बाकी प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा तो बाहर हो चुके हैं, लेकिन चूंकि अपडेट आपको मैं दे चुका हूँ कि अभी प्रिंस यादव और रवि बिश्नोई दोनों टीम में शामिल कर लिए गए हैं, वो अपडेट मुझे वीडियो शुरू करने वाला था तब पता चला। तो फिलहाल तो उनका आंकड़ा यहाँ पर नहीं, लेकिन सभी को पता होगा प्रिंस यादव भी आखिरी T20 मैच में जमकर पिटाई खाए थे। उसके पहले मैचेस में अच्छी बॉलिंग करी थी, और रवि बिश्नोई तो नो बॉल पे नो बॉल करते हुए पहला सेकंड T20 मैच था जो इंग्लैंड के दौरे पर, वो जो इंडिया जीत सकती थी, वो उसमें उन्होंने हारने में बड़ा योगदान दिया था। तो काफी हद तक दोनों बहुत अच्छे फॉर्म में है नहीं, लेकिन कम से कम अगर आप इंडिया टीम की तरफ से प्लेयर पिक करने जाएंगे तो रिसेंट फॉर्म के हिसाब से अगर आप देखें तो वनडे फॉर्मेट की जब बात आती है तो यहाँ पर शुभमन गिल हो गया, रोहित शर्मा हो गया, विराट कोहली हो गया, श्रेयस अय्यर हो गया, और इवन केएल राहुल, इन 5 में से कोई 4 प्लेयर तो आपको लेके जाने ही जाने हैं। और बॉलिंग में मेरा भरोसा जो फिलहाल अभी के लिए बन पा रहा है वो बुमराह और गुरनूर बरार पर ही बन पा रहा है। बस देखना पड़ेगा कि अर्शदीप, कुलदीप, अक्षर, शिवम दुबे, इनमें से किसी को आप लेके जा सकते हैं या नहीं, और वो फैसला आप तभी कर पाएंगे जब आपको टॉस के बाद अपडेट आ जाएगा कि पिच कैसी है और प्लस वेदर कैसा है। उसके बेसिस पर हम तय कर पाएंगे कि कोई एक्स्ट्रा स्पिनर रखें या कोई एक्स्ट्रा पेसर रखें अपनी टीम में। लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि ऊपर के जो 5 बैटर्स है उसमें से कोई 4 नाम आपके टीम में होगा, वो कौन से होंगे वो भी हम टॉस के बाद डिसाइड कर पाएंगे। कि अगर इंडियन टीम की सेकंड बैटिंग होती है तब तो रोहित शर्मा बेस्ट ऑप्शन है, वरना पहले इनिंग की बैटिंग होती है तो मैं केएल राहुल को प्रेफर करूंगा। ये चीज भी आपको मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप देखें तो इंग्लैंड के खिलाफ जो इंडियन बैटर्स के नंबर्स रहे हैं और टॉप 5 में जो आपको डिसीजन लेना था ना कि किन 4 को लेकर के जाएं, तो वैसे तो सबसे खराब आंकड़ा अगर किसी का तो वो देखेंगे आप केएल राहुल का है। बाकी सभी के नंबर्स काफी बढ़िया रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ 50 ओवर के मैचेस में। लेकिन जैसा आपको मैं बता चुका हूं कि सेकंड इनिंग की बैटिंग में रोहित शर्मा, पहली इनिंग की बैटिंग में केएल राहुल को मैं पिक करूंगा, तो वही डिसीजन अभी भी मेरा बना रहेगा। और बाकी
बाकी बॉलिंग में अक्षर पटेल कुछ खास कमाल वैसे भी कर नहीं पाए हैं। और उसके बाद कुलदीप के 9 मैच में हालांकि 14 विकेटें हैं, अर्शदीप के 1 वनडे मैच में 2 विकेटें इंग्लैंड के खिलाफ, और बुमराह के तो 7 मैच में 17 विकेटें हैं। और बाकी बेंच पर भी जो प्लेयर्स उनके भी नंबर्स आप यहाँ पर देखिए। लेकिन एक बात और, बाकी प्रिंस यादव तो कभी खेले नहीं इंग्लैंड के खिलाफ, और रवि बिश्नोई भी वनडे फॉर्मेट में अगर हम बात करें तो कभी खेले नहीं इंग्लैंड के खिलाफ, तो वो आंकड़ा तो आपको मिलेगा नहीं। लेकिन वेन्यू के नंबर्स की बात करें तो इस मैदान पर रोहित शर्मा के 6 मैच में 447 रन है, 89 का बैटिंग एवरेज है। और यहाँ पर अगर हम बात करें विराट कोहली के तो 7 मैच में 335 रन है, 111 का बैटिंग एवरेज है। और इस मैदान पर इंडियन टीम ने टोटल 12 मुकाबले खेले हैं, 8 मुकाबले जीते हैं। लास्ट वाला मुकाबला यहाँ पर बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया की टीम खेली थी वर्ल्ड कप का, और उसमें जीती थी 28 रन से। लेकिन ओवरऑल ज्यादातर मैचेस जो हुए हैं यहाँ पर इंग्लैंड के ही खिलाफ इंडियन टीम नहीं खेली है, बाकी दूसरी टीमों के खिलाफ भी खेली है। तो उसके ओवरऑल आंकड़े मिलाकर के आपके सामने केएल राहुल के 2 मैच में 77 रन है, यहीं पर कुलदीप के 1 मैच में 1 विकेट है, बुमराह के 4 मैच में 7 विकेट है, बाकी प्लेयर्स यहाँ पर खेले हैं नहीं। तो जो डिसीजन मैं आपको बता चुका हूं कि ऊपर टॉप ऑर्डर के 5 बैटर्स में से कोई 4 होगा, और प्लस बॉलिंग में बुमराह और गुरनूर बरार अगर प्लेइंग 11 में खेलेंगे तो गुरनूर बरार या प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिलेगा तो वो दोनों तो पक्के तौर पर होंगे। और उसके बाद जब टॉस हो जाएगा तो हम तय कर पाएंगे कि एक एक्स्ट्रा स्पिनर हमको टीम में रखना है कुलदीप की जगह पर, या अर्शदीप की तरह हम पेसर भी लेके जा सकते हैं। वो आपको टॉस के बाद मैं डिसाइड करके बता दूंगा। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो वो आपके सामने, और वनडे फॉर्मेट में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो कोई बहुत बड़ी कमजोरियां किसी टाइप ऑफ बॉलिंग के खिलाफ इंडियन बैटर्स की होती नहीं। बस साकिब महमूद जो सामने की टीम में है वो लेट स्विंग कराते हैं, तो जब गेंद पुरानी हो या नई हो दोनों से उनको काफी मदद मिलती है। खास करके पुरानी गेंद से वो विकेट निकालने में माहिर हैं इंडियन बैटर्स की। और आदिल रशीद तो एक लेग स्पिनर है, और सभी को पता होगा लेग स्पिन एक ऐसी टाइप ऑफ बॉलिंग है जो परेशान करती है इंडियन बैटर्स को, और स्पेसिफिकली आदिल रशीद। तो इसी वजह से आपको टॉप ऑर्डर के तीनों बैटरों के नाम के आगे आपको आदिल रशीद का नाम दिखाई पड़ेगा, और इवन श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और अक्षर पटेल के नाम के आगे भी आपको ये नाम दिखाई पड़ेगा। तो आदिल रशीद तो एक फॉर श्योर एक बढ़िया पिक होंगे, ये बात यहाँ से क्लियर हो चुकी है। और बाकी साकिब महमूद अगर प्लेइंग 11 में खेलेंगे, जोफ्रा आर्चर भी हैं, जोश टंग को देखना पड़ेगा मौके मिलते हैं कि नहीं प्लेइंग 11 के अंदर, जो कि T20 मैच में इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। और बाकी सैम करन है, बेन डकेट, जेकब बेथल, जो रूट, हैरी ब्रूक, जोस बटलर और विल जैक्स भी आपको प्लेइंग 11 में खेलते दिखाई पड़ेंगे। और ये कंफर्म अपडेट है लगभग कि जेकब बेथल से ये लोग ओपन अप कराएंगे, क्योंकि अभी जो रिसेंट लास्ट सीरीज इन लोगों ने वनडे फॉर्मेट में खेली थी वहां पर रेहान अहमद को ये लोग पिंच हिटर के तौर पर भेज दे रहे थे, और अब वो चीज ये लोग करेंगे नहीं। और जो अपडेट है कि बेन डकेट के साथ बेथल ओपन करेंगे, जो रूट नंबर 3 पर, कप्तान हैरी ब्रूक नंबर 4 पर, उसके बाद बटलर और विल जैक्स, और उसके बाद जो भी बॉलिंग रहेगी वो फॉलो अप करते दिखाई पड़ेगी। बाकी बेंच पर इनके पास जो नाम है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, और उसके अलावा करियर के आंकड़े अगर आपको देखने हो तो वो भी देख सकते हैं, जिसमें से यहाँ पर जोश टंग को अभी वनडे क्रिकेट में डेब्यू करना बाकी है। और जोश टंग का जो हमने T20 सीरीज में बॉलिंग देखी है कि इनके पास पेस तो बहुत अच्छी है, और खास करके इनका जो बॉलिंग एक्शन है वो बाएं हाथ के बल्लेबाजों को काफी परेशान करता है। देखने में लगेगा कि गेंद बाहर जाएगी लेकिन आ जाएगी अंदर, और उसी तरह से दाहिने हाथ के बल्लेबाजों को भी परेशान कर सकते हैं कि लगेगा कि गेंद अंदर आएगी चली जाएगी बाहर, एक्शन के बेसिस पर अगर मैं बताऊं। और बाकी जेम्स कोल्सबी है जिनको भी डेब्यू करना बाकी है। और बाकी रीसेंट फॉर्म सभी को पता है, इंग्लैंड की टीम ने इंडियन टीम को बुरी तरह से धोया है अभी T20 सीरीज में, और ज्यादातर प्लेयर्स शामिल है वनडे सीरीज में भी। हालांकि उसमें जो रूट नहीं है, बेन डकेट नहीं है, और जो रूट और बेन डकेट का अगर फॉर्म रिसेंट टाइम में देखें तो रूट तो जबरदस्त फॉर्म में रहे ही हैं। और बाकी बेथल हालांकि इंडिया के खिलाफ ओवरऑल तो बहुत अच्छा खेलते हैं, T20 सीरीज में एक अच्छी इनिंग इनकी आई थी, तो ओवरऑल आप ठीक ठाक कह सकते हैं कि फॉर्म में है। और बाकी हैरी ब्रूक कमाल के फॉर्म में रहे थे T20 सीरीज के आखिरी दोनों मैचेस में, 95 नबाद और 79 नबाद की कमाल की पारियां इन्होंने खेली थी, और स्पिनर्स को जिस तरह से खेल रहे थे उसको दिखाता है कि ये कितने बढ़िया फॉर्म में है। और वही सेम चीज आप बटलर को लेकर के कह सकते हैं, जो कि लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म थे, आखिरी T20 मैच में इन्होंने 131 रन के धमाकेदार पारी खेल दी। विल जैक्स को उतने मौके बैटिंग के मिले नहीं, लेकिन जितनी भी इन्होंने बॉलिंग करी सभी इंडियन बॉलर से इनका इकॉनमी रेट बेटर रहा था। हालांकि अब चूंकि उतने लेफ्ट हैंडर्स इंडियन टीम में खेलेंगे नहीं तो शायद इनकी वो वैल्यू आपको आ जाए, क्रिकेटर ना दिखाई पड़े। लेकिन सैम करन इनकी आपने देखी होगी T20 सीरीज में एक मून बॉल, वैसे तो ओवरऑल इनके पास पेस बहुत ज्यादा नहीं है, 130-135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये बॉलिंग कर सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन जो इनकी स्लोअर बॉल्स थी वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी, और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर रिसेंट टाइम में कोई स्पिनर भी बॉलिंग नहीं करता, उससे भी ऊपर की गति से बॉलिंग करता है, उसको बोलते हैं मून बॉल। और उसको समझने में इंडियन
इंडियन बैटर्स को बहुत परेशानी हुई थी और वो निश्चित तौर पर इस पिच पर काफ़ी काम कर सकते हैं इनके लिए और ये बैटिंग भी करके दे सकते हैं। और बाकी जोफ्रा आर्चर ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, आदिल रशीद ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, जोश टंग ने, साकिब महमूद ने, इन सभी ने इंडियन बैटर्स को रिसेंट टाइम में बहुत परेशान किया है। बेंच पर तो ऐसा कोई खास नाम है नहीं जिसको हम उसकी रिसेंट परफॉर्मेंस की बेसिस पर या उसकी क्वालिटी की बेसिस पर टीम में पिक करें, लेकिन जो मोर देन इनफ ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं प्लेइंग 11 में ही, उसमें से निश्चित तौर पर मेरा जो अपना हिसाब किताब होगा कि जो रूट को, हैरी ब्रूक और बटलर को तो मैं ड्रॉप करूंगा नहीं और करन भी मेरी टीम में फॉर श्योर होंगे। अब इन चारों के अलावा टॉस के बाद मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि कोई एक पेसर अपनी टीम में रखूं या कोई एक स्पिनर एक्स्ट्रा अपनी टीम में रखूं और उसमें आदिल रशीद ये भी 100% मेरे टीम में होंगे 5वें प्लेयर के तौर पर। छठा प्लेयर मुझे तय करना पड़ेगा टॉस देखने के बाद कि इंडियन टीम की तरफ से एक्स्ट्रा प्लेयर रखूं या इंग्लैंड की तरफ से, और उसमें ये भी आप कर सकते हैं कि किसी एक बैटर को ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा पेसर भी अपनी टीम में बढ़ा सकते हैं। सब डिपेंड करेगा पिच के ऊपर और वो चीज़ टॉस की बाद ही हमको कंफर्म हो पाएगी। तो वो आपको जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करके रखना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट पर लिंक है, इसी वीडियो के क्लिक करके ज्वाइन करके रखिएगा, वहां पर आपको पता चल जाएगा। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप इंडिया के खिलाफ देखें तो ब्रूक और बटलर दोनों के नंबर्स खराब है इंडिया के खिलाफ और बटलर के तो लंबे अच्छे खासे सैंपल साइज में हैं, 22 का ही बैटिंग एवरेज है। वनडे क्रिकेट में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हैं, लेकिन जो रूट के नंबर्स काफी अच्छे हैं। बेथल ने भी एक मैच में हाफ सेंचुरी लगा रखी है, डकेट काफी अच्छा खेलते हैं इंडिया के खिलाफ और बाकी सैम करन के 3 मैच में 107 रन है, 2 विकेटें हैं। बॉलिंग में आदिल रशीद ने काफी अच्छा काम किया, आर्चर के 2 मैच में केवल 1 विकेट है, साकिब महमूद के 3 मैच में 3 विकेटें हैं। तो ओवरऑल नंबर्स बहुत ज़्यादा बेहतरीन है नहीं हर एक प्लेयर के, लेकिन अभी रिसेंट टाइम में जैसे इंडियन बल्लेबाजों का फॉर्म है, बॉलर्स का जैसा फॉर्म है, उसको देखते हुए थोड़ी सी चीज़ें बदल सकती हैं। बाकी इस मैदान पर जो परफॉर्मेंसेज रही हैं इन इंग्लिश प्लेयर्स की, जिसमें से सारे के सारे प्लेयर्स काफ़ी अच्छा कर पाए हैं जब भी इस मैदान पर खेले हैं, वो नंबर्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बाकी प्लेयर बैटल की बात करें तो हर्षित राणा तो फिलहाल बाहर हो चुके हैं, तो उनको आप हटा ही दीजिए। लेकिन सभी को पता है कि स्पिन बहुत अच्छा नहीं खेलती इंग्लैंड की टीम, जो कि रिसेंट टाइम में अभी जो T20 सीरीज खत्म हुई उसमें तो बिल्कुल बदली हुई चीज़ दिखाई पड़ेगी। स्पिनर्स को बहुत ही अच्छा खेल रहे थे और वैसे भी कोई खास अच्छा स्पिनर अभी फिलहाल इंडियन टीम में है नहीं। और खास करके क्वालिटी स्पिन की जब बात आती है तो कुलदीप यादव जरूर है, लेकिन देखना पड़ेगा वो क्या कर पाएंगे। और कुलदीप यादव ने पास्ट में काफ़ी परेशान किया भी है इंग्लिश बैटर्स को, तो देखना पड़ेगा वो प्लेइंग 11 में खेलेंगे तो कैसी बॉलिंग करेंगे। बाकी अक्षर पटेल भी हैं, लेकिन वही बात है कि बहुत अच्छे फॉर्म में है नहीं। तो ओवरऑल तो अगर आप रिसेंट फॉर्म पर जाएं तो इंग्लैंड की टीम काफ़ी ऊपर दिखाई पड़ रही है, खास करके उनकी जो बॉलिंग है, और वही बॉलिंग इंडियन टीम की कमजोरी और इवन बैटिंग भी रही है। हालांकि अब नाम काफ़ी बड़े बड़े वापस आ चुके हैं बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी, तो देखना पड़ेगा क्या असर होगा, कैसी पिच होगी, कैसा मौसम होगा, सब कुछ आपको मैं टॉस के बाद अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट पर लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और ये वीडियो शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।